जो फाउंडर थे उसका नाम हमें पढ़ना है, तो सैयद वाला जो मैप है ये रहा बेटा आपका। तो कहानी में आते हैं फटाफट और डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बेटा सैयद रूलर्स, पहला पॉइंट हमारे लिए टाइम पीरियड 1414 से लेके 1450। तो देखेंगे बहुत छोटे समय के लिए रूल कर रहे हैं ये। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फाउंडर है खिजर खान है, बट ही इज नॉट कंसीडर हिमसेल्फ एज सुल्तान, ही डिड नॉट अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान बेटा। तो खिजर खान ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इन दिल्ली, कौन सा दिल्ली सुल्तान या कौन सा इनमें से ऐसा व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ऑल्दो ही वाज रूलिंग ऑन दिल्ली, दिल्ली में राज करने के बावजूद भी इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, सो दैट पर्सन इज खिजर खान। एंड बेटा खिजर खान ने अपने आप को एक नया टाइटल दिया, दैट इज रियात ए आला। इन्होंने अपने आप को रियात ए आला कहा। जैसे हमने कहा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया, वैसे अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए आजम कहा गया। उसी तरीके से रियात ए आला नामक जो उपाधि है, द टाइटल ऑफ रियात ए आला वाज टेकन बाय दी खिजर खान। तो पहला एग्जाम के लिए टाइम पीरियड, दूसरा फाउंडर खिजर खान, एंड तीसरा ही टुक द टाइटल ऑफ रियात ए आला। देखिए बेटा यहां पॉइंट लिखा है ही वॉज रूलिंग इन द नेम ऑफ तिमूर। तो तिमूर ने जब 1398 पे अटैक किया तो तिमूर वॉज नॉट हियर फॉर रूलिंग, लेकिन तिमूर के नाम पे दिल्ली की गद्दी पे राज करने वाला जो व्यक्ति था दैट इज खिजर खान। तो खिजर खान बेटा इकलौते पावरफुल रूलर है इस डायनेस्टी के, और उसके बाद छोटे छोटे रूलर्स आए मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो हमारे लिए याद रखना कि आलम शाह इज कंसीडर एज अ लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। जो आलम शाह है वो सैयद डायनेस्टी के आखिरी राजा या आखिरी सुल्तान हम कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट टाइम पीरियड, दूसरा खिजर खान इज द फाउंडर, टुक द टाइटल ऑफ रियात आला और तैमूर के नाम पे रूल कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी इज आलम शाह। ये चार बातें ही आपको याद रखनी है, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका हमारे लिए नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दिस फोर थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। क्लास के बाद आपको ये स्लाइड वर्क मिल जाएगी। चले बेटा, तो खिजर खान जो पहले है, आलम शाह के बाद जो अगली डायनेस्टी है बेटा दैट इज लोधी डायनेस्टी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे बेटा कि जो सैयद डायनेस्टी थे दे वर नॉट सुल्तान एग्जैक्टली, एंड लोधीज भी अपने आप को सुल्तान नहीं कह सकते एक तरीके से। येट मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में कोई पावरफुल रूलर नहीं था, सो दैट्स व्हाई उसका एडवांटेज उठाया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था बेटा बहलोल लोधी। एंड बहलोल लोधी ने क्या किया, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो देखेंगे बेटा 1451 से लेके 1526 तक इनका टाइम पीरियड, 1451 से लेके 1526 तक इनका टाइम पीरियड। और यही बेटा यही जो पॉइंट है यहां पे हम बिगनिंग करेंगे मुगल डायनेस्टी की थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि ये लास्ट डायनेस्टी है जो दिल्ली पे रूल करता है और इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो तीन बहुत पावरफुल रूलर हुए बेटा, पहले तो बहलोल लोधी, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। तीन ताकतवर सुल्तान है इस पूरे परिवार के, एक बहलोल, एक सिकंदर और एक इब्राहिम लोधी। हालांकि अगर हमें इससे बात करनी हो बहलोल लोधी के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं किया बेटा खास, बट ही लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड दे वर अफगान्स। ठीक है, ये अफगान्स हुआ करते थे। और उसके बाद बस एक ही पॉइंट रखेंगे बेटा, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी। हमारे एग्जाम के लिए सिंपल, जनरली एग्जाम में जब तीनों ऑप्शंस आते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं इब्राहिम लोधी से, बट इब्राहिम लोधी इज अ लास्ट रूलर, जो पावरफुल पहले रूलर है दैट इज बहलोल लोधी। उसके बाद इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, इसका नाम था सिकंदर लोधी। एंड सिकंदर लोधी बेटा थोड़े से क्या थे भाई, ही शोड लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो गैर मुसलमान थे, उनके प्रति इनके रुझान थोड़े से अच्छे खासे थे, ज्यादा कट्टर नहीं हुआ करते थे ये। दूसरी चीज बेटा, ही री इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर जजिया दोबारा इंपोज किया। यहां पे बेटा कुछ पॉइंट समझना ध्यान से, इन 1504 में बेटा ही फाउंडेड आगरा। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करी। तो आगरा के आसपास के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां सिकंदरा नामक एक प्लेस मिलेगी। तो जनरली सिकंदरा नामक जो प्लेस है दैट इज एसोसिएटेड विद सिकंदर लोधी। सो कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर बनता है बेटा, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर की स्थापना किसने करी, सो योर आंसर इज सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना करी। ठीक है जी। अब ये एक अच्छे राइटर है बेटा, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक पेन नेम यूज किया। पेन नेम इन द सेंस, सपोज करो अगर मैं कुछ लिखना शुरू करूं तो एंड में मैंने क्या किया कि कोई अपना एक पेन नेम लिखा, जैसे मैं अपना ओरिजिनल नेम ना यूज करके मैंने वहां पे पेन नेम यूज किया। तो वैसे ही गुल रखी या गुलरुख जो था ये इनका पेन नेम था। अगर कोई भी शायरी लिखते थे तो उसके एंड में गुलरुख लिखते थे। इसका मतलब एग्जाम के लिए सवाल बना कि व्हिच सुल्तान यूज्ड पेन नेम गुलरखी, गुलरुख या गुलरखी नामक
जो नाम है, पेन नेम, कलम नाम किसने रखा? सो दैट आंसर इज सिकंदर लोदी। और उसके बाद बेटा इन्होंने क्या किया? आगरा शहर की स्थापना करी और बेटा इन्होंने एक नई लैंड मेजरिंग यूनिट की शुरुआत करी, दैट इज गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी अभी हमने देखा था बेटा, इक्ते की शुरुआत करी थी, एक सेकेंड, जो इक्ता था, इक्ता वो स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। उसके बाद हमने देखा भाई कि जो बिस्वा था, बिस्वा की शुरुआत करी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद अब गज वर्ड आ गया, तो सिकंदर गज की शुरुआत करी है भाई आपके सिकंदर ने। ये 3 पॉइंट भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि इक्ता वाज फाउंडेड बाय दी इल्तुतमिश, बिस्वा वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड सिकंदर गज, और ये जो था इसकी शुरुआत करी भाई आपके सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी से 2 बातें, पहला फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा, दूसरा गुलरुख पेन नेम लिया, सिकंदर गज की शुरुआत करी। अब बेटा जो लास्ट है दैट इज इब्राहिम लोदी। हम इब्राहिम लोदी को पढ़ते ही इसलिए बेटा क्योंकि इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर हुआ, दैट वॉर इज कंसीडर एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसको हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने पानीपत की पहली लड़ाई में भागीदारी ली थी, सो दैट इज इब्राहिम लोदी। वो तीसरे ताकतवर राजा थे लोदी डायनेस्टी के, और इब्राहिम लोदी के बाद लोदी डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके बाद कोई ताकतवर राजवंश नहीं आया जिसने दिल्ली सुल्तानों की बागडोर को संभाला हो। अब अगर हम एक छोटा सा डेमोस्ट्रेटिक मैप बनाएं तो हमने देखा है सर 1206 से लेके 1526 तक के पूरे टाइम पीरियड के अंदर हमने कई सारे सुल्तानों को रूल करते हुए देखा। तो पहले हमने बनाया सर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको हम लिखते हैं भाई ममलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। दूसरा हमने देखा खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद बेटा सैयद, जो भी देखे हमने खिजर खान वाला, और सैयद के बाद फाइनली बेटा लोदी डायनेस्टी। तो जनरली 1 2 3 4 5 ये 5 परिवारों ने दिल्ली सुल्तान के रूप पे रूल किया 1206 से लेके 1526। और अगर हम अभी टाइम पीरियड देखने की बात करें, अगर हम इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड देखने की बात करें, सो 1526 ये इनका पीरियड है। तो देखेंगे 1526 में गद्दी से हटे, तो इसका मतलब यही निकलता है मोटे मोटे तौर पे 1526 में जब डायनेस्टी खत्म हुई तो दिल्ली का आखिरी जो सुल्तान था, द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज इब्राहिम लोदी फ्रॉम द लोदी डायनेस्टी। इब्राहिम लोदी दिल्ली के आखिरी सुल्तान थे जो दिल्ली पे राज करते थे, जो कि लोदी वंश से बिलोंग करते थे। लोदीज में इनसे पहले सिकंदर लोदी था और उससे पहले बहलोल लोदी ने इस पूरे साम्राज्य की स्थापना रखी थी। अब पूरी कहानी बेटा हमारे कनेक्ट कर दे कि 1526 में ऐसा क्या हुआ, 1526 में ऐसा क्या हुआ कि लोदी डायनेस्टीज खत्म हो गई और उसके बाद किस सुल्तान की स्थापना, या कोई और सुल्तान के परिवार क्यों नहीं आया, कोई और सल्तनत क्यों नहीं आई। अब इस कहानी को समझने के लिए बेटा थोड़ा सा पॉइंट समझे कि 1526 में जो बैटल हुआ, उस बैटल को हमने कहा पानीपत बैटल या पानीपत वॉर, और ये इतिहास का पहला पानीपत का युद्ध माना जाता है बेटा। इट इज कंसीडर एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। अब एक तरफ बेटा कॉम्पिटिटर है आपके इब्राहिम लोदी, और एक तरफ इब्राहिम लोदी है, और एक तरफ लड़ रहे हैं बेटा बाबर। नाउ ये एक नया नाम निकल के आया हमारे लिए कि बाबर अचानक कहां से आ गए, और 1526 तक अभी तक हमने जो भी कहानी पढ़ी उसमें कहीं बाबर का जिक्र नहीं हुआ। सो 1526 में अचानक पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के सामने कंपटीशन के अंदर बाबर कैसे खड़े हो गए। तो इसका मतलब इब्राहिम लोदी इसलिए पढ़ रहे क्योंकि पहला पानीपत का युद्ध लड़ा इन्होंने, और इन्हीं के बैकग्राउंड में पढ़ना पड़ेगा कि हु वाज बाबर, और बाबर कहां से थे, क्यों आए, ये सब कहानी देखेंगे। लेकिन यहां समझेंगे कि बाबर इज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी। बाबर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत करी, एंड इसी मुगल परिवार के सबसे ताकतवर जो रूलर हुए जिनका नाम था अकबर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझना है कि मुगल फाउंडेशन या मुगल की जो नींव है उसको रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो है बाबर, और इसकी नींव ही रखेंगे जब इब्राहिम लोदी को दिल्ली से हटाएंगे। इसका मतलब जैसे दिल्ली सुल्तान का अंत हुआ 1526 में, वैसे ही दिल्ली पे एक नए परिवार का रूल हुआ बेटा, दैट फैमिली इज मुगल डायनेस्टी, और मुगल डायनेस्टी के जो फाउंडर हुए वो है बाबर। अब सवाल ये है कि अचानक ये मुगल कैसे आ गए। तो बेटा इतिहासकार जो मुगल शब्द है इसकी उत्पत्ति को लेकर कुछ मतभेद रखते हैं अपने पास। उसी मतभेदों में से एक आपको जनरली टर्म बताऊं मैं, तो ये बेटे जो मुगल शब्द है, ये मुगल शब्द एक्चुअल में शब्द ही मंगोल है।
जो मुगल वर्ड है दैट इज ओरिजिनली मंगोल, मतलब एक जमाने में इस मुगल शब्द को मंगोल कहा जा रहा है और समय अनुसार ये मंगोल ही बाद में मुगल के तौर पे विकसित हुए। तो मुगल कुछ नहीं है, एक तरीके से मंगोल है। और इसकी कहानी, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि जिन बाबर की हम बात कर रहे हैं, बाबर जिनकी हम चर्चा करने जाएंगे थोड़ी देर में, सो बाबर इटसेल्फ, बाबर खुद में ही बेटा अपने आप को डिसेंडेंट ऑफ तिमूर मानते हैं। और तिमूर वही व्यक्ति है बेटा जिसने दिल्ली पे आक्रमण करके लोधी डायनेस्टी को खत्म किया था 1398 में। तो अगर हम बात करें बाबर के बारे में, कुछ अर्ली लाइफ के बारे में बाबर की थोड़ी बहुत चर्चा करें, तो बात समझे। यहां पे कुछ फैक्ट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है यहां पे बेटा। सो अफगानिस्तान के पास, अब अगर आप थोड़ा सा अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो एक पॉइंट और समझेंगे। वहां पे एक कंट्री बेटा उज्बेकिस्तान, आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान को जिस नाम से जाना जा रहा है बेटा, उज्बेकिस्तान को जिस नाम से जाना जाता है दैट इज, हम कहते हैं ये जो फरगना नामक जो प्लेस है, ये उज्बेकिस्तान के पास एक प्लेस है जिसका नाम क्या है बेटा, फरगना। और फरगना पे जो रूल करते थे दैट इज उमर शेख मिर्जा। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दें बात को कि फरगना पे जो रूल कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होने के बाद जो बाबर है ही बिकेम द सुल्तान ऑफ फरगना। अब इसका मतलब इनडायरेक्टली हम अगर लिंक बनाए तो बाबर उमर शेख मिर्जा के बेटे हैं, जो कि उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों के बीच में रूल करते हुए एक जगह का नाम था जिसका नाम फरगना था। वहां पे ये बाबर नाम का जो व्यक्ति है ही बिकेम द सुल्तान इन द अर्ली एज। मात्र 12 साल की उम्र में जो बाबर थे ये फरगना के सुल्तान बन गए। और अब अगर हम बाबर के थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में माने तो बाबर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर द टर्क फ्रॉम फादर साइड। जो बाबर हैं वो अपने पिता की तरफ से तुर्की हैं, बाबर अपने पिता की तरफ से तुर्की हैं, लेकिन अगर उनकी मदर की लाइनेज की बात करें तो उनकी मदर की जो लाइनेज है ये अपने आप को चंगेज खान मतलब मंगोल है। तो जनरली जिस शब्द की हम चर्चा कर रहे थे बेटा, अगर उसको देखें तो भाई पिता की तरफ से ये टर्किश है या तुर्क है और मदर की तरफ से ये मंगोल है, क्योंकि मदर जो है उनका संबंध कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी परिवार से चंगेज खान से मिलता है और इधर तुर्क में अपने आप को तिमूर के डिसेंडेंट मानते हैं। तो इन दोनों से निकल के बेटा तुर्क और मुगल से मिलके जो परिवार नया बना दैट इज मुगल। तो इसको इस तरीके से समझ ले बेटा कि तुर्क और मंगोल से मिलके जो एक नए साम्राज्य की शुरुआत करनी है वो है मुगल। और इसकी कहानी हमने देख ली भाई, क्योंकि जो मुगल डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर है बाबर, उनके जो फादर की लाइन है जो है वो तुर्क है, जो मदर की लाइनेज है वो खान है, मतलब मंगोल्स है। बेटा यहां याद रखेंगे जो ये खान वर्ड लगा है, इस खान वर्ड को आज के खान से कंफ्यूज नहीं करना कि खान लग गया तो मुस्लिम या इस्लामिक बिलीवर है, नहीं। ये खान एक औहदा है एक तरीके से, और ये मंगोल है, इधर तुर्क इधर मंगोल। और जो तुर्क हैं ये इस्लामिक है, ये मंगोल जो है इनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, बहुत सारे धर्मों का मिला के एक कबीला था ये। तो बेटा यहां तक बात क्लियर हुई है या ना? ठीक। अब अगर थोड़ी कहानी में आगे भाई तो भाई देखें, सुल्तान शेख मिर्जा उनके गद्दी मिल गई 12 साल की उम्र में। तो जैसे 12 साल की उम्र में गद्दी मिली तो आसपास बेटे जो उज्बेकिस्तान के आसपास जो और छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, उन शासकों को यह बात पसंद नहीं आई कि मात्र 12 साल की उम्र के अंदर ही बाबर जो है वो सुल्तान बन गए। तो कुछ पारिवारिक मतभेदों के चक्कर में बाबर को अपने ही घर को छोड़ के आगे निकलना पड़ा। इट मींस उनको फरगना छोड़ना पड़ा। जब वो आगे बढ़े तो उनके पास बहुत कम सेना थी और मात्र 12 साल की उम्र है बेटा, 12 से थोड़ा साल की उम्र के अंदर उनको घर से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन कहने को उन्होंने अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो 1504 में बेटा उन्होंने काबुल को जीता। तो ही स्टैब्लिश हिमसेल्फ फर्स्ट इन काबुल, मतलब 1504 में इन्होंने काबुल को जीता। धीरे धीरे ये अंदर भारत की तरफ बढ़ते रहे फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक पास है बेटा, उसका नाम है खैबर पास। ये हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट कि बाई विच पास बाबर इन्वेड इंडिया, किस पास से या किस पहाड़ के रास्ते से बाबर ने भारत में एंट्री ली। सो दैट इज खैबर पास। तो खैबर पास से होते हुए, काबुल को क्रॉस करते हुए, खैबर पास से होते हुए वो भारत पहुंचे। और उसके बाद बेटा 1519 से 20 तक के बीच के टाइम में, 1519 से लेके 20 तक के बीच में उन्होंने बीरा नामक स्थान, सियालकोट नामक स्थान और लाहौर को 24 तक जीत लिया। इसका मतलब 1504 से लेके 1524 मात्र 20 साल के अंदर अंदर तक जो बाबर हैं वो अपने आप को लाहौर तक स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो अगर मैं मैप के थ्रू इसको देखने की कोशिश करूं बेटा, तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहां वाला जो क्षेत्र है, 1524 तक बाबर यहां आके बैठ चुके हैं। 1524 तक बाबर आके यहां बैठ चुके हैं। अब उसके बाद बेटा ये जो है ये मेन लाइन स्ट्रीम इंडिया है।
इसके अंदर एंट्री लेने के लिए बाबर के सामने कुछ कुछ चैलेंजेस होने हैं। अब जो चैलेंज है उस चैलेंज को अगर हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पहला चैलेंज बाबर के लिए ये था कि दिल्ली की गद्दी पे अभी इब्राहिम लोदी बैठे हुए हैं, मतलब लोदीज तो दिल्ली की गद्दी पे हैं ही, तो ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि काबुल जीता, बीरा जीता, सियालकोट जीता, लाहौर जीता, बड़ी बात नहीं, कोई छोटी रियासतें हैं, लेकिन दिल्ली चाहे छोटा हो चाहे कमजोर हो, लेकिन था तो एक सुल्तान का घर, तो दिल्ली को जीतना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए। और दूसरी चीज बेटा, दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो राजस्थान का बेटा ये वाला हिस्सा है, राजस्थान के गुजरात वाला जो ये वाला हिस्सा है, इन हिस्सों में एक नई ताकत डेवलप हो रही थी, उसका नाम था बेटा मेवाड़। राजपुताना जो थे, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सारे राजपूतों को खत्म करने की कोशिश करी, चित्तौड़ को जीता, गुजरात को जीता, रणथंबोर को जीता, तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी खत्म हुए, तुगलक खत्म हुए, तो तुगलकों के खत्म होने से नए सुल्तान, नए राजपूत राजा उभरने लग गए। उन्हीं में से उभरते हुए दो बहुत पावरफुल किंगडम बने बेटा। एक किंगडम बना मालवा का, ये थोड़ा समझ ले बेटा रेफरेंस के तौर पे, एक बना मेवाड़ का, एक बना मालवा का और एक बना मेवाड़ का, एक बना मालवा का और एक बना मेवाड़ का। तो जो बेटा आपको समझाते हैं, एक रीजन है मालवा, आप कह सकते हो कि जो वही वाला पंजाब वाला रीजन है वो भी मालवा, वही मालवा है सही मायने में, ठीक है। जो एक मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का हिस्सा है उसे भी हम मालवा खंड कहते हैं, तो दोनों समझते हैं। तो और मेवाड़ बेसिकली प्योरली राजस्थान है। तो अब इन दो क्षेत्रों में दो मालवा वाले क्षेत्र पड़ते हैं हम लोग। एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है बेटा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में मालवा प्लेट्यू है, मालवा पठार है, और एक पंजाब वाला क्षेत्र है, उधर वाले हिस्से को भी हम मालवा कह रहे हैं। तो जनरली जो ये वाला हिस्सा है जिसको आप कह रहे हो एग्जैक्टली वो भी एक हिस्सा है, एक भी हिस्सा है, लेकिन अभी जो हम इससे बात कर रहे हैं दैट इज पर्टिकुलर एसोसिएटेड इन दिस रीजन ऑफ बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब मालवा एंड मेवाड़ एक नई ताकत के तौर पे उभर रहा है बेटा, और जो ये दिल्ली है उस पर तो ऑलरेडी दिल्ली सुल्तान बैठे हुए हैं। तो बाबर के लिए दिल्ली में एंट्री करना या फिर हिंदुस्तान में एंट्री करना एक थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो सेना कम है बाबर के पास, दूसरी चीज क्या है बेटा, बाबर का सेना कम होने के साथ साथ बाबर अभी अभी तो मतलब बड़ी ताकत बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अब समस्या क्या है कि इंडिया में आने का मतलब डायरेक्टली इतनी पावर के साथ इंडिया में आए कि कोई दूसरा दुश्मन उनको टक्कर ना दे पाए। तो अगर इनकेस बाबर इंडिया में एंट्री ले भी रहे हैं, इनकेस अगर बाबर इंडिया में एंट्री ले भी रहे हैं, तो नक्शे के थ्रू इस मैप को दोबारा समझने की कोशिश करें कि इन केस अगर बाबर ने इंडिया में एंट्री ली तो उनको पता है कि दिल्ली में सुल्तान मिलेंगे, तो दिल्ली के सुल्तान को पीटना है। साथ में गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में दो पावरफुल प्रांत है, एक मालवा है, एक मेवाड़ है। तो इसका मतलब बाबर इतनी ताकत के साथ तो जरूर आए कि इन तीनों को जीत लें। और साथ ही साथ बेटा अब इतिहासकार के बीच में यहां जो अगले पॉइंट बता रहा हूं इसमें इतिहासकार कुछ डाउटफुल है, कुछ लोग कहते हैं कि सही इंफॉर्मेशन है, तो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो कहते हैं कि इट इज बिलीव दैट ही वॉज इन्वाइटेड टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। यह माना जाता है कि बाबर को इन्विटेशन दिया गया कि भाई आप आए, और किसने इन्विटेशन दिया, दौलत खान लोदी, जो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने दौलत खान लोदी, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि भाई आप आए और क्या करें, जो दिल्ली पे गद्दी पे जो बैठे हुए हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो बैठे हुए दिल्ली पे इब्राहिम लोदी, उनको आप हराएं और हराने के बाद दिल्ली को लोदी के शासन से फ्री कर दें। उसके बाद आप वापस चले जाएं लूट लाट के, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। और यह भी कहा जाता है कि जो मेवाड़ के राणा सांगा हैं, इन्होंने भी क्या किया, बाबर को इनविटेशन दिया। तो जब बाबर को इनविटेशन मिला, एक नहीं दो नहीं तीन जगह से उनको इनविटेशन मिला। एक तो दौलत खान लोदी बेटा, यहाँ पे आलम खान है, ये उनके चाचा थे इब्राहिम लोदी के, तो इनके द्वारा और राणा सांगा के द्वारा जब तीन तीन इन्विटेशन मिला तो बाबर को इस बात का एहसास हुआ कि चलो ठीक है, मुझे आके लोदी को हराना है। एंड बाबर हैड नो इंटेंशन टू रूल ऑन दिल्ली, बाबर का कोई इरादा नहीं था कि दिल्ली पे राज करना, बट येट अब मदद मांगी गई है तो बाबर ने इन्वेड किया। जब उन्होंने इन्वेड किया तो दुश्मन तो वही है इब्राहिम लोदी, और इसी वजह से बेटा 1526 के अंदर जो आखिरी सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इनका और बाबर का मुकाबला हुआ पानीपत के मैदानों के अंदर। अब यहां का बेटा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि ऑल्दो बाबर के पास जो सेना थी बेटा वो इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा कम थी। अगर आप देखेंगे तो बाबर हैड ओनली 12,000 सोल्जर, और वहीं पे जो लोदी के ट्रूप्स है दैट इज नियर अबाउट 1 लाख सोल्जर। तो मतलब बाबर के पास केवल 10,000 या 12,000 की सेना है, और जो इब्राहिम लोदी हैं इनके पास पूरी 1 लाख की सेना है। तो इस केस में बाबर का जीतना आसान नहीं था। तो बाबर ने सोचा कि जो युद्ध टेक्निक है बेटा, बाबर ने एक युद्ध टेक्निक का इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड रूमी टेक्निक। एक रूमी तकनीक का इस्तेमाल किया। बाबर इस बात से पूरी तरीके से अवेयर थे कि 1,12,000 को
मतलब पीट पाट देंगे। तो बेहतर यह है कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करूं ताकि मैं इब्राहिम लोदी को सही से युद्ध के अंदर हरा सकूं। तो उसके लिए बेटा उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, देखिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई। तो पहले तो आके उन्होंने इब्राहिम लोदी को चैलेंज किया, इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए चैलेंज किया कि इब्राहिम आ और मुझसे जीत जा। और इब्राहिम लोदी थोड़े अग्रेसिव नेचर के हैं, उन्होंने कहा कि ये छोटा सा बाबर मुझे चैलेंज करता है। तो दिल्ली से पानीपत के मैदानों तक लाना सबसे बड़ा चैलेंज था लोदीज को, कि दिल्ली से पानीपत तक किसी भी तरीके से लोदी की सेना को लेके जाया जाए। और लोदी सेना को वहां ले जाने के बाद बेटा एक तरीके से बाबर ने लोदी की सेना को ट्रैप में फंसा दिया। तो एक तरीके से मैदान को इस तरीके से समझें आप, तो मैदान के इस तरफ बेटा बाबर ने क्या किया बेटा, कैनन्स का यूज किया। मतलब इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जो बड़े कैनन्स को यूज करने की कोशिश करी, दैट गोज इनटू द हैंड ऑफ बाबर। बाबर ने इस वाले गेट पे बेटा कैनन सप्लाई कर दिए। और जब पूरी सेना इब्राहिम लोदी की इधर से एंट्री ले ली, फिर उसके बाद बेटा पीछे से फ्लैंक कर दिया, उसकी सेना को पीछे से भी घेर लिया। जब बीच में पूरी सेना फंस गई इब्राहिम लोदी की, और इब्राहिम लोदी बेटा वही एलिफेंट्स का यूज कर रहे हैं वॉर के अंदर, तो जो जनरली वॉर्स के अंदर जो एलिफेंट्स थे वो ट्रेन थे, किसी भी तरीके से तोप से तो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे बेटा, वो तैयार थे कि तलवार हो जाए भाला हो जाए से बच जाएंगे। अब हाथी पे बहुत बहुत बड़ी ऊंचे ऊंचे हाथी पे चढ़ के सेना आ रही है, और उस बीच में अचानक जब गोले बारूद की फायरिंग हुई कैनन्स की, तो जो हाथी थे बेटा, हाथी लॉस्ट देयर कंट्रोल, हाथी जो थे उन्होंने अपना आपा खो दिया, और कई हद तक हाथी जो थे पगला गए। जैसे हाथी पागल हुए तो कुछ हाथियों ने क्या किया बेटा, अपनी ही सेना को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब इसका एडवांटेज उठाया बाबर ने, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के अंदर बड़ी आसानी से, और बहुत कहते हैं ना एक चालाकी भी कह लो या फिर टेक्निक भी कह लो, उस टेक्निक का यूज करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया बेटा, तो अब क्वेश्चन ये था लोगों के सामने कि अब ये तो चला जाएगा बेटा, क्योंकि बाबर ने रूल किया, बाबर को चला जाना चाहिए। लेकिन जब बाबर ने दिल्ली को देखा बेटा, सो दिल्ली फ्रॉम 1206 से लेके 1526 तक, इट्स बीन मोर देन 300 ईयर्स, दिल्ली वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दिल्ली पूरे भारत का केंद्र हुआ करता था, और दिल्ली के अंदर आर्किटेक्चर, सिटी, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ का मार्केट, सब कुछ इतना सुंदर था। तो बाबर ने कहा मैं लाहौर में क्या करूंगा, मुझको दिल्ली पे ही राज करना है। एंड उसने प्लान बनाया कि भाई अब मैं दिल्ली से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ की जो वेल्थ है उससे काफी हद तक बेटा अट्रैक्ट हो गया बाबर। और बाबर ने कहा मुझे यही मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है। तो जैसे ही बेटा उसने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करने की कोशिश करी, वैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया उन लोगों से जिन लोगों ने उसको इनवाइट किया था। खैर इस कहानी पे बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले तो भाई इसने रूमी टेक्निक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद इनके पास दो इंपॉर्टेंट बेटा गनर थे जो कैनन्स के मास्टर थे। इनके दो कैनन के मास्टर थे, एक थे उस्ताद अली और एक थे मुस्तफा। इन दोनों की मदद से उन्होंने क्या किया बेटा, एनिमी को आसानी से हरा दिया। जैसे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, वैसे ही टुक द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, वैसे इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कहा। जैसे इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कहा, वही बेटा कॉन्फ्लिक्ट जिन लोगों ने इनको इनवाइट किया था, उन लोगों ने कहा भाई ये क्या बात हुई, तुम्हें तो दिल्ली से सिर्फ लूटने के लिए बुलाया था, तुम लूटो घर जाओ वापस। बाबर ने कहा नहीं, मेरा तो इंटेंशन है यहाँ रूल करने का। तो सबसे पहले जो खतरनाक एनिमी क्रिएट हुआ बेटा, दैट इज राणा सांगा ऑफ मेवाड़। जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि भाई हम किसी एक सुल्तान को हटा के हम दूसरे सुल्तान को दिल्ली पे स्थापित नहीं होने देंगे। इसका एक ही नतीजा हो सकता है, युद्ध करके हमें बाबर को यहां से वापस दोबारा भेजना चाहिए जहां से वो आया था। अब बेटा कभी कभी सवाल ये आता है कि राणा सांगा खुद क्यों नहीं लोदी को हरा पाए। तो बेटा समस्या ये थी कि लोदी डायनेस्टी कमजोर थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई सारे सुल्तान के परिवार बैठे हुए थे। बंगाल के क्षेत्रों में खुद सुल्तान थे, गुजरात के क्षेत्रों में भी सुल्तान, दक्षिण भारत में भी सुल्तान थे। तो अगर दिल्ली में कोई अटैक करता, कोई राजपूत राजा दिल्ली पर अटैक करता, तो पूरे सुल्तानों को एक खबर जाती कि एक राजपूत दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली को हरा दिया। तो ये सुल्तानों को फिर से यूनाइट करने वाला एक काम हो जाता। इसलिए राणा सांगा नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से कोई राजपूत राजा दिल्ली गद्दी को छीने, इतना पोटेंशियल नहीं रख सकते थे उस समय। इसलिए उन्होंने बाबर को शायद इनवाइट किया होगा। लेकिन जब बाबर ने दिल्ली पे कब्जा किया तो राणा सांगा ने कहा ये तो नहीं होने दे सकते भाई कि एक से पीछे छूटा तो दूसरे को हम गद्दी नहीं दे सकते। तो बेटा 1527 में बैटल पहला पानीपत का युद्ध हुआ, 27 में हुआ खानवा का युद्ध। एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन, बैटल ऑफ खानवा। एक तरफ बाबर लड़ रहे हैं बेटा, दूसरी तरफ कौन है, राणा सांगा। वही आउटकम बेटा, बाबर की जीत और राणा सांगा की हार हुई।